Hello everyone, I Harmeet welcome you all on Daily Vocabulary Session यानी DVS। ये जो चैनल है हमारा डिजिटल तैयारी का, यहाँ पर हम डेली आपके लिए ये जो सेशन है, ये जो वीडियो है, ये लेकर आते हैं। यहाँ पर आप सीखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कुछ हम वर्ड्स की बात करते हैं, उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उनके यूज को जानते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो पूरी प्लेलिस्ट जो है आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। पुरानी वीडियोस आप सारी देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि डेली ये वीडियो आपके लिए अपलोड की जाती है। जैसा मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी वर्ड नया आप कहीं भी देखते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आज का भी जो फर्स्ट वर्ड है वो मैंने आप ही के किसी कमेंट से उठाया है। आदित्य का ये कमेंट था रीवैम्प। ठीक है, तो रीवैम्प मतलब क्या होता है, रीवैम्प का ये हम जानने वाले हैं। तो फर्स्ट वर्ड आज का हमने रीवैम्प ही लिया है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करेंगे। सबसे पहले मतलब जानेंगे रीवैम्प का। रीवैम्प का मतलब होता है किसी चीज की कंडीशन, किसी चीज की जो प्रेजेंट कंडीशन है, प्रेजेंट जो अपीयरेंस है, उसको सुधारना, उसकी मरम्मत करना, उसको और भी बेटर बनाना। ठीक है, किसी चीज को रिपेयर करना क्या होता है, रीवैम्प होता है। ठीक है, रीवैम्प आप किसी चीज को भी कर सकते हो और किसी पर्सन को भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे किसी चीज को आप रीवैम्प कर रहे हो यानी आप उसको रिपेयर कर रहे हो, उसकी मरम्मत कर रहे हो, उसको ठीक कर रहे हो। किसी पर्सन को आप कैसे रीवैम्प करते हो कि अगर किसी पर्सन को कोई फिजिकल इंजरी हुई है या मेंटल इंजरी हुई है तो आप उसको उसके नॉर्मल लाइफ में लेकर आए। यानी जैसे क्या होता है कि जब किसी पर्सन का कोई एक्सीडेंट होता है या उसके साथ कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसकी दवाइयां चलती हैं, उसका मेडिकेशन चलता है, और जब वो उसकी बॉडी ठीक हो जाती है तो उसका रिहेबिलिटेशन किया जाता है, यानी उसकी बॉडी को रीवैम्प किया जाता है कि चलिए उसकी बीमारी तो ठीक हो गई, लेकिन अब वो अपने पुराने लाइफस्टाइल में कैसे आएगा, यानी नॉर्मल कैसे होगा। तो उसके लिए एक अलग से उसके कोर्स चलते हैं जिसमें एक्सरसाइजेस वगैरह उसको कराई जाती हैं। ठीक है, तो काउंसलिंग वगैरह होती है, तो उसको हम बोलते हैं रिहेबिलिटेट। ठीक है, रिहेबिलिटेट करना यानी रिहेबिलिटेशन एक सेंटर भी होता है। ठीक है, तो रीवैम्प करने का मतलब क्या हो गया, बेसिकली किसी चीज को रिपेयर करना, उसको ठीक करना, उसको पुराने सही ढंग में लेकर आना, उसकी मरम्मत करना इज रीवैम्प। रीवैम्प क्या है, एक वर्ब है। ठीक है, चलिए सिनोनिम्स के हो जाएंगे रिनोवेट करना, रिहेबिलिटेट करना, रिपेयर करना। ये इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। ओके, चलिए जी एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे किसी चीज को डैमेज करना, खराब करना, डिस्ट्रॉय करना यानी किसी चीज को नष्ट कर देना और भी ज्यादा खराब करना। ये इसके क्लोज एंटोनिम हो जाएंगे। चलिए देखते हैं इसका यूज कैसे किया है हमने कि वी कैन डिजाइन अ ब्रांड न्यू वेबसाइट। हम आपके लिए एक ब्रांड न्यू वेबसाइट बना सकते हैं और रीवैम्प एग्जिस्टिंग वेबसाइट, या आपकी जो पहले से ही एग्जिस्टिंग वेबसाइट है हम उसको रीवैम्प कर सकते हैं, यानी दोबारा उसकी मरम्मत कर सकते हैं, कुछ उसमें चेंज करके उसको और भी बेटर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वेबसाइट रीवैम्पिंग एक बहुत ही अच्छा अभी यहाँ पर लोग कर रहे हैं कि पुरानी जो वेबसाइट्स हैं उनको नए आज के टाइम के हिसाब से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से उनको चेंज करते हैं। तो ऐसी भी कुछ कंपनियां होती हैं जो या तो आपके लिए वेबसाइट डिजाइन कर देती हैं या फिर वेबसाइट को, आपकी पुरानी वेबसाइट को मरम्मत कर देते हैं, उसको सही कर देते हैं। तो रीवैम्प आप यहाँ से याद रखिएगा, रीवैम्प मतलब किसी की मरम्मत करना या किसी चीज को ठीक करना या पहले से भी बेटर बनाना। गॉट इट? चलिए जी अब जल्दी से ना नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। हमारा आज का जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कॉन्फ्लिगरेशन। कॉन्फिगरेशन का मतलब होता है इतनी भयानक आग कि वो पूरी की पूरी जो लैंड है, पूरी की पूरी जो जमीन है, एक पूरा का पूरा जो एरिया है उसको जलाकर राख कर दे। ठीक है, जैसे जंगल की जो बहुत ज्यादा आग लगती है या फिर कोई बॉम्बार्डमेंट की आग होती है या फिर न्यूक्लियर अटैक की जो आग होती है उसमें होता है, मतलब एक्सट्रीम लेवल की आग बेसिकली। ठीक है, तो कॉन्फ्लिगरेशन क्या हो जाएगा, मतलब बहुत ही भीषण आग कह सकते हो आप। ठीक है, चलिए जी सिनोनिम्स के हो जाएंगे फ्लेम। ठीक है, लेकिन फ्लेम तो एक छोटी सी आग को कहा जाता है, तो एक क्लोज एंटोनिम तो नहीं, बट हाँ मिलता जुलता एंटोनिम है। ब्लेज हो गया, फायर हो गया, ये इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे किसी चीज को सिक्योर करना, यूटोपिया। अब देखिए ये जो यूटोपिया है ना, इसका मतलब क्या होता है पहले ये जान लेते हैं, फिर देखेंगे कि एंटोनिम कैसे है। यूटोपिया का मतलब एक ऐसी जगह जहां पर सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ अच्छा है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो वर्ड है ये कॉन्फ्लिगरेशन का ऑपोजिट कैसे है। तो देखिए ऑपोजिट इस तरह से है क्योंकि कॉन्फ्लिगरेशन में
बेसिकली इसका एक दूसरा भी मतलब होता है जिसमें हम बात करते हैं ऐसे वर्ल्ड की जहां पर जो देश हैं, जो आपस बहुत सारे जो देश हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं, न्यूक्लियर वॉर्स हो रहे हैं आपस में, बहुत सारे वो उनके बीच में बहुत ज्यादा कह सकते हैं ना टेंशन का माहौल है। उस वजह से जो ह्यूमैनिटी है, कहते हैं ना दुनिया में आग लगी हुई है, ठीक है, यानी जो वर्ल्ड है वो क्या कर रहा है, इट्स बर्निंग। तो यूटोपिया इसका एक, मैं ये तो नहीं कह सकती एकदम क्लोज एंटोनिम है, बट हाँ एक एंटोनिम की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक जगह पर ये चीज यूज हुई थी, यूटोपिया, ठीक है। तो यूटोपिया यानी एक ऐसी जगह जहां पर सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ शांत है, ठीक है, सब कुछ कहते हैं बहुत स्पेसिफिक है। ओके, चलिए जी। तो कॉन्फ्लिग्रेशन का मतलब आप समझ गए कि बहुत ही कह सकते हैं ना भीषण आग, चाहे वो न्यूक्लियर अटैक की हो, चाहे वो जंगल की आग हो, वाइल्ड फायर हो गया, फॉरेस्ट फायर हो गया, ये इसका मीनिंग हो सकता है। चलिए देखते हैं कि एज लॉन्ग एज द न्यूक्लियर अर्सनल, अर्सनल बोला जाता है कि वेपन्स, वेपनरीज को, एज लॉन्ग एज द न्यूक्लियर अर्सनल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, जब तक दुनिया में जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये एग्जिस्ट करते हैं, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिग्रेशन, तब तक हमेशा ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये चांसेस हैं कि क्या हो सकता है, न्यूक्लियर कॉन्फ्लिग्रेशन, यानी जो न्यूक्लियर अटैक से जो आग लग सकती है, यानी दुनिया जलकर राख हो सकती है, इस चीज की पॉसिबिलिटी है जब तक दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको ये समझ में आएगा कि यूटोपिया मैंने यहाँ पर क्यों एक एंटोनिम की तरह लिखा है, ठीक है। तो कॉन्फ्लिग्रेशन मतलब बहुत ही ज्यादा आग, दुनिया की आग, या फिर ऐसी आग जिसमें सब जलकर राख हो जाता है। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है साइड इफेक्ट आप कह सकते हो, और यहाँ पर साइड इफेक्ट की बात कर रहे हैं हम नेगेटिव, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट्स किसी चीज के होते हैं, यानी हानिकारक इफेक्ट, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज जो कि आपको क्या कर सकती है, नुकसान दे सकती है, हानि पहुंचा सकती है, वो चीज क्या होगी, एडवर्स होगी। क्या होगी, एडवर्स होगी। चलिए, एडवर्स क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो एडवर्स मतलब ऐसी चीज जो आपको नुकसान दे सकती है या फिर आपको हानि पहुंचा सकती है, ठीक है, आपके लिए ठीक नहीं है, आपके लिए फेवरेबल नहीं है, वो क्या हो गया, एडवर्स हो गया, ठीक है। चलिए, सिनोनिमस के हो जाएंगे डिसएडवांटेजियस, यानी आपको जो डिसएडवांटेज दे सकती है। ड्रेडफुल, जो आपके लिए हानिकारक है, आपके लिए ठीक नहीं है, वो ड्रेडफुल हो जाएगा। एंटोनिमस के हो जाएंगे फेवरेबल, ठीक है, जो आपके लिए, बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए, आपके लाइफ के लिए क्या है, फेवरेबल है, फेवर करती है आपको। और बेनिफिशियल है, यानी आपके लिए फायदा देने वाली है आपको कोई ना कोई, तो वो चीज क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी एडवर्स का। तो एडवर्स मतलब क्या हो गया, एडवर्स मतलब ऐसी चीज जो आपको नुकसान पहुंचाती है। ऐसा हम बोलते हैं ना कि इस दवाई के कुछ एडवर्स इफेक्ट्स हैं। एडवर्स इफेक्ट्स का मतलब होता है नेगेटिव इफेक्ट्स, नेगेटिव साइड इफेक्ट्स। ओके, चलिए देखते हैं इसका यूज कैसे किया है कि वन मस्ट ट्राई टू ओवरकम एडवर्स सर्कमस्टेंसेस। जो एडवर्स सर्कमस्टेंसेस होते हैं, यानी ऐसे सर्कमस्टेंसेस, ऐसी चुनौतियां, या ऐसा इन्वायरमेंट जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकता है, हमें उसको क्या करना चाहिए, ओवरकम करना चाहिए, उससे लड़ना चाहिए, उससे निकलना चाहिए, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट वर्ड है आज का वो है जिस्ट, ठीक है। जिस्ट कई बार बोलते हैं ना कि एक्सप्लेन दिस टू मी इन द जिस्ट। जिस्ट का मतलब होता है सार। सार मतलब एक बहुत है ना छोटे से रूप में, जैसे मान लीजिए आपने कोई बहुत बड़ा सा एसे लिखा, आप मुझे सुना रहे हैं कि मैम मैंने ना ये एसे लिखा है, मैं बोलूंगी देखो यार मेरे पास टाइम नहीं है, तो मुझे एक बात करो, इस चीज का जिस्ट बता दो, ये जो एसे आपने लिखा है इसका जिस्ट बता दो, यानी एकदम 2-3 लाइन में मुझे इसका सार बता दो कि आप क्या कहना चाहते हो, मेन पॉइंट क्या है आपका, ठीक है। तो जिस्ट का मतलब बेसिकली होता है पॉइंट, ठीक है, कि क्या आपका सार है, बेसिकली जो भी आपने लिखा है या जो भी आप बोल रहे हैं या जो भी सोच रहे हैं उसका पॉइंट क्या है, ठीक है, ठीक है। सेंटर आइडिया आप बोल सकते हैं, एक अच्छा वर्ड है इसके लिए, सेंटर आइडिया। और बेसिकली शॉर्ट में किसी चीज को समझाना, वो क्या हो जाएगा, जिस्ट, उस चीज का जिस्ट बताना। ओके, सिनोनिमस के हो जाएंगे पॉइंट, जैसा मैंने बोला, सब्सटेंस, उस चीज का जो मेन सब्सटेंस है, यानी जो मेन जो उसका सार है वो बताना। एंटोनिम्स के हो जाएंगे डिटेल, एकदम हर एक डिटेल बताना, सार में नहीं समझाना, हर एक डिटेल बताना, या फिर पूरा एक्सप्लेनेशन, किसी चीज को पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन देना उस चीज का, तो वो जिसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो जिस्ट का मतलब पता है क्या होता है, जैसे कि एक जिस्ट का मतलब बेसिकली एक चुटकी भर कह सकते हो आप, या फिर बहुत ही छोटी सी अमाउंट में, ठीक है, जिसमें पूरी जो उस चीज है उसका फ्लेवर आ गया, तो जिस्ट मतलब सार। चलिए जी,
यूज देखते हैं इसका कि प्लीज राइट द जिस्ट ऑफ द पैराग्राफ इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। ये जो आपने पैराग्राफ लिखा है इसका मुझे अब जिस्ट लिख कर बताओ, यानी इसका सार भी लिखो। कितने? नॉट मोर देन 50 वर्ड, मतलब 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होने चाहिए। उसमें मुझे आप क्या लिख के बताओ? इस पूरे पैराग्राफ का सार लिख के बताओ, यानी जिस्ट बताओ। गॉट इट? चलिए जी, तो जिस्ट मतलब क्या होता है? सार बताना, शॉर्ट में कोई चीज का एसेंस बता देना। अब जल्दी से नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। तो हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है डिम्योर। डिम्योर का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही संकोच करता है, बहुत ही शर्माता है, बहुत ही हिचकता है कुछ भी काम करने से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिम्योर। ठीक है, तो डिम्योर क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये क्वालिटी बता रहा है ऐसे पर्सन की जो कि हिचकता है, बहुत ही शर्माता है, ठीक है, डरता है। ओके, सो सिनोनिम इसके हो जाएंगे शाय, ठीक है, सबसे पहले तो शर्मीला, ठीक है। एक हम्बल इसका एक सिनोनिम है, मतलब क्लोज सिनोनिम तो नहीं है बट दूर का सिनोनिम बोल सकते हैं इसको। हम्बल मतलब ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज्यादा एकदम बोल्ड नहीं है, बोलते नहीं टिमिड पर्सन। हम्बल हमेशा ना पॉजिटिव मीनिंग में नहीं यूज कर सकते। हम्बल मतलब जो बहुत ही कम बोलता हो, अपने पॉइंट नहीं रखता हो, ठीक है। दुनिया के हिसाब से वैसे तो आपको पता ही है, अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे, अपना ओपिनियन रखोगे, तो लोग आपको बोलेंगे अरे यार ये तो बड़ा चालाक है या बहुत बड़ी चालाक है, ठीक है। सो इसीलिए जो ये हम्बल है, हम्बल मतलब उन लोगों को बोला जाता है जो कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखते, जो कि मतलब समझ लो बहुत ही लो रहते हैं, लो ग्राउंड पे रहते हैं बहुत ज्यादा, तो उन्हें हम बोलते हैं क्या? हम्बल। तो हम्बल, शाय, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? हमारे सिनोनिम हो जाएंगे डिम्योर के। एंटोनिम हो जाएंगे सैसी। सैसी एग्जैक्टली हम्बल का ऑपोजिट है। सैसी का मतलब होता है बोल्ड। कोई पर्सन अगर सैसी है तो यानी बोल्ड है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट इसका एक सिनोनिम हो जाएगा, बोल्ड इसका एक सिनोनिम हो जाएगा, सॉरी एंटोनिम हो जाएगा, यानी ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा। सैसी, कॉन्फिडेंट और बोल्ड। डेम्योर का क्या हो जाएंगे? एंटोनिम हो जाएंगे। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं इसका यूज कैसे कर रहे हैं हम, कि नैना इज बोथ डिम्योर एंड इंट्रोवर्ट। नैना जो है डिम्योर भी है, यानी बहुत ज्यादा संकोची भी है, शर्माती भी है, और इंट्रोवर्ट यानी खुद खुद में रहने वाली है, सोसाइटी में ज्यादा घुलती मिलती नहीं है। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रोच, ठीक है। ब्रोच करना किसी चीज को या किसी टॉपिक को, यानी किसी टॉपिक को उठाना या किसी आइडिया को इंट्रोड्यूस करना। जैसे क्या होता है, आज आपकी पूरी फैमिली बैठी है आसपास, ठीक है, आप सब बात कर रहे हैं, कोई ना कोई पॉइंट कह रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं, कोई ना कोई टॉपिक छिड़ रहा है, उसी बीच में आप उठते हैं और बोलते हैं, कोई टॉपिक आप छेड़ते हैं। जैसे आप बोलते हैं कि मेरा एग्जाम में ना इतना परसेंट मेरे बने हैं, या मेरा रिजल्ट ऐसा आया है, यानी आपने क्या किया? आपने अपने एक एग्जाम का टॉपिक छेड़ा। तो कोई भी टॉपिक इंट्रोड्यूस करना, कोई भी टॉपिक छेड़ना, या कोई भी बातचीत के दौरान किसी मुद्दे पर बात करना, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? ब्रोच हो जाएगा, ठीक है। किसी भी टॉपिक को लेकर आना या किसी मुद्दे को आगे लेकर आना, वो क्या हो जाएगा? ब्रोच। बेसिकली ये वर्ड यूज होता है मीटिंग्स वगैरह होती है ना, उनमें। ओके, सो ये क्या हो गया? एक वर्ब हो गया। वर्ब क्योंकि इसका मतलब क्या है? किसी मुद्दे को आगे लेकर आना या फिर किसी टॉपिक को छेड़ना, ठीक है। सिनोनिम इसके हो जाएंगे ब्रिंग अप, मतलब आगे लेकर आना किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, उसको बोलना कि हाँ भाई ये भी चीज है, चलिए इस पर बात कर। ओके, एंटोनिम इसके हो जाएंगे टेक बैक, जो आपने बोला उसको वापस ले लेना या फिर चुपचाप अपने मन में बात को दबा देना। डिनाई करना, किसी चीज को नकार देना कि नहीं इसके बारे में हमें बात नहीं करनी, या फिर इस चीज के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, डिनाई कर देना। चलिए जी, इसका बहुत अच्छा सा यूज मैंने लिया है, ठीक है, कि अभी थोड़े टाइम में जब आप थोड़ी और एज होगी, या फिर अगर पहले से मैरिड हैं तो आप नहीं रिलेट कर पाएंगे, लेकिन आगे जाके जब थोड़ी सी आपकी एज होगी मैरिज की, तो क्या होंगे? पेरेंट्स बात बात पे, आप बस खाना खाने बैठोगे वो शादी की बात छेड़ेंगे, आप कोई भी टॉपिक चल रहा होगा घर में, आपकी शादी की बात जरूर आएगी, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट, क्योंकि उस चीज से निकलना बहुत मुश्किल है। ओके, सो द पेरेंट्स ऑफ द बॉय डिड नॉट इवन ब्रोच द इशू ऑफ मैरिज विद शिखा, ठीक है। जो पेरेंट्स थे लड़के के, उन्होंने टॉपिक ही नहीं छेड़ा, ब्रोच ही नहीं किया इस टॉपिक को, मतलब टॉपिक ही नहीं इंट्रोड्यूस किया। किस चीज का? शादी का टॉपिक, शिखा के साथ, ठीक है। शिखा के साथ शादी का जो टॉपिक था, उस लड़के के पेरेंट्स ने नहीं छेड़ा, ठीक है। तो टॉपिक छेड़ना यानी ब्रोच करना। ओके, गॉट इट। चलिए जी, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एमनेस्टी, ठीक है। एमनेस्टी का मतलब होता है माफी दे देना, ठीक है, किसी पर दया दिखा देना, उसको पूरा माफ कर देना, इज एमनेस्टी, ठीक है। एमनेस्टी जो होता है
एमनेस्टी वर्ब भी है, एक नाउन भी है, ठीक है। माफी क्या हो गया, एक नाउन हो गया, और माफी देना एक वर्ब हो गया। एमनेस्टी के दोनों मीनिंग निकलते हैं, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फॉरगिवनेस, किसी को फॉरगिव कर देना, एब्सोल्यूशन यानी किसी को क्या दे देना, एक काइंडनेस दे देना, किसी को फॉरगिव कर देना, माफी दे देना, ओके। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे पेनल्टी, किसी को माफी ना देकर उसको क्या देना, बल्कि उस चीज के लिए सजा देना, पनिशमेंट, ये क्या हो जाएगा, इसका क्लोज एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड होता है एमनेसिक, एमनेसियक, ओके, एमनेसियक ये वर्ड होता है, ठीक है। एमनेस्टी से मिलता जुलता है लेकिन आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ऐसे मेरे माइंड में आया तो मैंने सोचा आपको बता दूं। एमनेसियक का मतलब ऐसा पर्सन जिसकी जो है ना अपनी मेमोरी लॉस कर चुका है, जो अपनी याददाश्त भूल चुका है, ऐसे पर्सन को हम एमनेसियक कहते हैं, ठीक है। मुझे एमनेस्टी से याद आया तो मैंने कहा बता दूं। तो एमनेसियक यानी ऐसा पर्सन जो अपनी याददाश्त भूल चुका है, और एमनेस्टी मतलब होता है माफी देना या माफी, ओके। चलिए जी, देखते हैं इसका कैसे यूज किया है हमने, कि ऑन द बर्थडे ऑफ द प्रिंस द किंग ग्रांटेड एमनेस्टी टू द प्रिजनर्स, कि राजकुमार के बर्थडे के टाइम पर जो किंग था, जो राजा था, उन्होंने जितने भी प्रिजनर्स थे, जितने भी कैदी थे, उन सबको एमनेस्टी दे दी, यानी माफी दे दी, कि तुम जाओ, तुम फ्री हो, आज मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे राजा पहले किया करते थे, ठीक है। तो चलिए जी, आज का जो है हमारा एक और वर्ड है क्वेर। क्वेर का मतलब होता है ऐसी चीज या ऐसा पर्सन जो बहुत ही अजीबोगरीब है, बहुत ही विचित्र है, बहुत ही विचित्र प्राणी कहते हैं ना, बहुत ही अजूबा ही कहते हैं हम, जैसे किसी पर्सन को कहते हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा, क्वेर, ओके। चलिए जी, क्वेर क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया, ओके। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे वियर्ड, ऑड करते हैं ना, ऑड, ऑड वन आउट, यानी इवन मतलब एक जैसे, ऑड मतलब अलग जो है, ओके। एक वर्ड हो जाएगा बिजार, किया था हमने पहले भी कई वीडियो में कर चुके हैं, बिजार वर्ड, बिजार मतलब अजीबोगरीब, ओके। सो बिजार, ऑड, वियर्ड, क्वेर, इन सब का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज अजीबोगरीब है, बहुत ही विचित्र है, ठीक है। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे नॉर्मल, ठीक है, यूजुअल, यूजुअल मतलब जो हमेशा जैसी चली आ रही है वैसे, ठीक है, ओके जी। चलिए देखते हैं इसका यूज कैसे किया हमने, कि एज सीमा हैज अ क्वेर वे ऑफ टॉकिंग, कि सीमा का जो बात करने का तरीका है वो बहुत ही क्वेर है, यानी बहुत ही अजीब विचित्र है। एवरीबडी मेक्स फन ऑफ हर, और हर कोई इस चीज के लिए उसका मजाक उड़ाता है, बट ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो तो हमने सेंटेंस में यूज किया इसीलिए, बट कभी भी किसी के बोलने का या चलने का, ऐसे तरीकों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ओके। चलिए, तो क्वेर का मतलब क्या होता है, विचित्र, अजीबोगरीब। चलिए जी, आज का जो हमारा लास्ट वर्ड देख लेते हैं, तो लास्ट वर्ड है हमारा ग्रास्प, ठीक है। चलिए, इसका मतलब जो है ना वो थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ग्रास्प ऐसी चीज है जो कि एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है, ठीक है। पहले वर्ब की तरह बात करेंगे, कि किसी चीज को ग्रास्प करना यानी अपने पॉ के साथ में, अपना पूरे हथेली के साथ में किसी चीज को इस तरह से पकड़ना, किसी चीज को पूरा ग्रास्प करना, जैसे आप बॉल को कैसे पकड़ते हो, कि पूरा आपका हाथ जो है पूरा उस पर टच होता है, यानी किसी चीज को हम ग्रास्प कर रहे हैं, ठीक है। किसी चीज को होल्ड कैसे करेंगे हम, इस तरह से, जरूरी नहीं अगर किसी चीज को हम होल्ड कर रहे हैं तो पूरा हमारा हाथ टच हो, लेकिन ग्रास्प में हमारा पूरा का पूरा हाथ उस पर टच होता है, ठीक है। किसी को बहुत अच्छी तरीके से पकड़ना, जकड़ना, बेसिकली एक वर्ड अच्छा यूज हो सकता है इसके लिए, तो वो ग्रास्प हो जाएगा, ठीक है। किसी चीज को पकड़ना, किसी चीज को जकड़ना, ओके। सिनोनिम इसकी हो जाएंगे किसी चीज को कैप्चर करना, या किसी चीज पर ग्रिप बनाना, एकदम अच्छे से ना उसको पकड़ना, किसी चीज को ग्रिप बना के पकड़ना, जिससे कि वो हमारे हाथ से छूटे नहीं। अगर आप किसी चीज को होल्ड कर रहे हो तो हो सकता है वो आपके हाथ से छूट कर गिर जाए, लेकिन अगर आप किसी चीज को ग्रास्प कर रहे हो तो आप क्या, वो आपके हाथ से छूटेगा नहीं, यानी बहुत अच्छे से ग्रिप बन जाती है। आप गॉट इट। चलिए जी, एंटोनिम इसके हो जाएंगे किसी चीज को रिलीज करना, यानी छोड़ देना। इग्नोरेंस, अच्छा, किसी टॉपिक को ग्रास्प कर लेना, यानी हम क्या करते हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना हमारे, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, उनको तो आप जरूर याद कर लो, रट लो। तो वो क्या होती है, जब हम दिमाग से किसी चीज को पकड़ लेते हैं, किसी चीज को दिमाग से जकड़ लेते हैं, तब भी हम ये वर्ड यूज करते हैं, ग्रास्प करना किसी चीज को, यानी एकदम रट लेना, एकदम याद कर लेना कि हम कभी ना भूलें, ठीक है। तो ग्रास्प का मतलब ये भी होता है, और उस केस में इग्नोरेंस, यानी किसी टॉपिक को, किसी चीज को इग्नोर कर देना, इसका एंटोनिम हो जाएगा। गॉट इट। दूसरा, ग्रास्प का मतलब क्या होता है, किसी चीज पर पकड़, यानी नाउन, वो भी क्या हो जाता है, ग्रास्प हो जाता है।
चलिए इसका यूज देखते हैं कि आई थिंक यू हैव ग्रास्प्ड द मीनिंग ऑफ माई स्टेटमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो मैंने आपको स्टेटमेंट दिया है, मैंने जो आपको भी समझाया है, आप उसका मीनिंग समझ चुके हो, यानी उसका मीनिंग आपको अच्छे से याद हो गया, अच्छे से रट लिया है आपने। आपने क्या कर लिया? ग्रास्प कर लिया। यहाँ पर जो ग्रास्प है वो एक वर्ब की तरह यूज किया गया है। तो किसी टॉपिक को, किसी मेमोरी को ग्रास्प करना यानी दिमाग से पकड़ लेना, किसी पर्सन को या किसी चीज को पकड़ना यानी हाथ से पकड़ लेना। ओके तो ग्रास्प का मतलब आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ग्रास्प और होल्ड में भी डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये थे आज हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। आई होप कि आपको मजा आया होगा, वर्ड्स आपने कुछ अच्छे अच्छे सीखे होंगे। तो कमेंट जरूर कर देना अगर कोई नया वर्ड माइंड में है, क्योंकि अब मैं ना जितने भी आगे की वीडियोस बनाऊंगी सब में आप लोगों के कमेंट से कुछ ना कुछ वर्ड्स मैं जरूर लूंगी। ठीक है, तो मुझे जरूर कमेंट करना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट डाउन, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि वीडियो डेली आपके लिए आ रही है। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।